नादरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के प्राइम टाइम प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने ऐसी खबरें लिए हाजिर हुए हैं जो कल के अखबारात की सुर्खियां बनती हैं और टीवी चैनल्स पर उन खबरों को नुमाया तौर पर नशर किया जाता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें गैर मामूली तौर पर वायरल होती हैं। नादरीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा लगता है कि एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। ख़ास तौर पर जो फ़िरक़ापरस्त ताकतें हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रही है। हुकूमत खामोश है, वज़ीर आज़म कुछ बोलते नहीं और पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती। ये शिकायत है अक़लियतों को। और आपको ये भी अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि 2014 से जो लिंचिंग के वाक़यात हुए हैं, यानी हुजूमी तशद्दुद के जो वाक़यात हुए हैं, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि हमारी जो पुलिस है और निफाज़ क़ानून की जो एजेंसियाँ हैं इस तरह के वाक़यात को रोकने में नाकाम हैं। आपको ये भी बता दें कि जो वाक़या पेश आया है, बदतरीन वाक़या झारखंड में पेश आया है, ताज़ा तरीन, जिसमें तबरेज़ अंसारी जो 23 साल के नौजवान हैं उन्हें शहीद कर दिया गया है। आज उनके घर में सफ़े मातम बिछी हुई है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है कि खामोश है, वो कुछ बोलते नहीं। नहीं मुजाहिद साहब, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वज़ीर आज़म कुछ इस तरह की बातें बोलेंगे जिससे इस तरह के वाक़यात रुक जाएँ? देखिए, अभी तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। जी जी। वज़ीर आज़म को अपनी बात करने का पूरा मौका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस मसले पे आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 5 साल से मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। जी हाँ। अब हम देखते हैं कि छोटे से छोटे मसले पर रद्दमल का इजहार करने वाले वज़ीर आज़म, हमने देखा था कि इंतखाबात के मौके पे जब 1983 के सरदार सिख फसादात हुए थे, उस पर कांग्रेस के श्याम पिट्रोडा ने कुछ कह दिया था। जी जी। उसके ऊपर सारी बीजेपी, वज़ीर आज़म के साथ सारी बीजेपी पूरा उसका सियासी फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की थी। जी हाँ जी। लेकिन आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 5 साल से लिंचिंग में मुसलमानों को मारा जा रहा है। अब तक मैं समझता हूँ 5 साल के दौरान 50 से ज़्यादा मुसलमानों का बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म की खामोशी, मुजरिमाना खामोशी कहेंगे हम इसको। जी हाँ बिल्कुल। मुजरिमाना खामोशी हिंदुस्तान के लिए शर्मसार करने वाली बात है। बहुत सही बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी जो रिपोर्ट आई है और ख़ास तौर पर मजहबी आज़ादी से मुतालिक हमेशा अमेरिका हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में फ़िरक़ापरस्ती को हवा दी जा रही है और अक़लियतें महफूज नहीं हैं। और फ़िरक़ापरस्त जो जमातें हैं, संघ परिवार की जो जमातें हैं, वो अक़लियतों का जीना दो भर कर चुकी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ नहीं मुजाहिद साहब, अमेरिका एक अलग बात है, ये हमारा हिंदुस्तान हमारा घर है और घर में भाइयों के दरमियान झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो उसमें बाहर वाले को मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। जी, हिंदुस्तान ने भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए रियाज साहब जी, आपने कहा है कि हिंदुस्तान ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल। अगर यही रिपोर्ट में वज़ीर आज़म की सताइश की जाती तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में इसको रिपोर्ट को बड़े फ़ख्र के साथ पेश किया, यानी बड़ा चढ़ा कर पेश किया, बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता। जी जी। जब आपके लिए कोई चीज़ अच्छी होती तो आप उसको कबूल करते हैं, जी जी। आपके लिए जब कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसको आप मुस्तरद कर देते हैं। इस तरह का जो रुझान है, इसको ऐसा लग रहा है कि कत्ल ब कत्ल क्या है, चोरी ब चोरी सीना जोरी, इसके बराबर है ये। बिल्कुल। अब आपको हिंदुस्तान को ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म का हलफ लेने के बाद वज़ीर आज़म ने कौन से खिताब करते हुए कहा था कि माइनॉरिटीज़ में जो बेचैनी फैली हुई है उसको दूर करने की ज़रूरत है। लगता है मुझे वज़ीर आज़म ने जो पैगाम दिया है दूर करने की ज़रूरत के बजाय मुसलमानों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छी बात कही है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दें कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है और अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि वो बहुत अच्छे अदाकार हैं, एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त कर लेते हैं। इवन अगर एक्टिंग में उनका मुकाबला किया जाए अमिताभ बच्चन से तो अमिताभ बच्चन को भी शिकस्त हो जाएगी, इस कदर प्यारी एक्टिंग करते हैं हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अपोजिशन कायदीन कहते हैं और उन पर इल्ज़ाम आयद करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जिस अंदाज में उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लेने के बाद ये कहा था कि मुसलमानों के और अक़लियतों के करीब हमें जाना चाहिए, और उन्होंने अपने नारे में सबका साथ सबका विकास के साथ एक और इजाफा कर दिया था कि सबका विश्वास। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये विश्वास सबका जीतने की कोशिश नहीं है बल्कि सबके खात्मे की कोशिश की जा रही है। देख, जो भी हालात पैदा हुए हैं, अगर हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दाम किए जाते
या फिर मुख्तलिफ हिंदुस्तान के तमाम रियासतों को मरकज़ की जानिब से सर्कुलर जारी कर दिया जाए ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करें और जो भी ऐसे हमलों में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर सख्त कार्रवाई की जाती है तो इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश नहीं आएंगे। खामोशी इख्तियार करने की वजह से कानून जो पुलिस वाले हैं वो भी खामोशी इख्तियार करे हुए हैं या फिर बराए नाम उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। वही दूसरे मामलात में आप देखते हैं कि दूसरी मकामात पर पुलिस की जानिब से किसी भी मामले में इनकाउंटर कर दिया जाता है, जी हाँ, या फिर गोलियां चलाई जाती है, हवाई फायरिंग की जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो लिंचिंग के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरी बात, जहाँ तक तबरेज़ अंसारी का सवाल है, ये 24 साल नौजवान, नाज़रीन आपको बता दें कि पूना में काम किया करता था और रमज़ान मुबारक में ईद उल फितर मनाने के लिए अपने घर आया था। शादीशुदा है और उसकी बेवा ने कहा है, बहुत ही बुरा हाल है बेवा शाइस्ता परवीन का। उनका कहना है कि उन्हें सास ससुर नहीं है, वो अपने शौहर उनका वाहिद सहारा थे, लेकिन दरिंदों ने, वहशियों ने उसे भी छीन लिया है। और उनका ये भी इल्ज़ाम है कि पुलिस ने ख़ास तौर पर मुजरिमाना गफलत बरती है और उन्हें जब मारा पीटा गया था, यानी पोल पर बनकर मारा पीटा गया था, उसके बाद वो बेहोश हो गए थे, उसके ही के बाद ही पुलिस के हवाले किया गया था। लेकिन ख़ानदान का इल्ज़ाम है तबरेज़ अंसारी के 4 दिन तक पुलिस स्टेशन में उसे रखा गया, कोई उसे तिब्बी इमदाद नहीं पहुंचाई गई, उसमें गफलत बरती गई, जिसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई और तब जाकर कहीं उसे दवाखाने में मुंतकिल किया गया। लेकिन जैसे ही मुंतकिल किया गया, डॉक्टरों ने कहा कि आप तो एक मुर्दे को लाए हैं, यानी एक डेड बॉडी लाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस की मुजरिमाना गफलत की वजह से ये लड़का शहीद हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा है, हुकूमत और पुलिस की मुजरिमाना गफलत की वजह से तबरेज़ शहीद हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को जो है जी आज भी नींद के आगोश में है, बिल्कुल सो रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। देखिए एक दिल्ली का वाक़या आपके सामने है 8 दिन पहले का, एक सरदार जी पर पुलिस ने हमला कर दिया था। उस हमले के खिलाफ हिंदुस्तान भर में सिखों ने जिस तरह से एहतजाज किया है वो काबिल सताइश। जी हाँ, क्योंकि अगर नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारी आवाज़ ऐवानों तक नहीं पहुंचाएंगे, अदलिया तक नहीं पहुंचाएंगे, आवाम तक नहीं पहुंचाएंगे, मीडिया तक नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर हमारी सुनवाई कैसी होगी? हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि एक ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 50 से ज़्यादा मुसलमानों का कत्ल किया गया है, फिर भी मुसलमान, मुस्लिम कायदीन और मजहबी रहनुमा सब के सब खामोश है, किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। और दूसरी बात नहीं वजह साहब, ये शर्म की बात यह है कि मौलाना महमूद मदनी जैसा शख्स ये कहता है, मोदी जी आपसे बहुत अच्छे, आपकी बसीरत, जो विजन है आपका बहुत गैर मामूली है। क्या गैर मामूली है? मोदी जी का जो विज़न अगर है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अक़लियतों के खिलाफ जा रहा है। यहाँ पर अक़लियतें क़त्ल हो रही हैं, मुस्लिम नौजवानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। यहाँ तक कि राजस्थान और हरियाणा जैसे मकामात पर मॉब लिंचिंग के नाम पर, मुस्लिम नौजवानों को गाँव कची के नाम पर और लव जिहाद के नाम पर गिरफ्तार करते हुए उन्हें एक टुकड़ियों की शक्ल में और उन्हें हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि उन्हें गाय का गोबर खिलाया गया, उन्हें गाय का पेशाब पीने पर मजबूर किया गया। उसके बावजूद भी मौलाना महमूद मदनी जैसे लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। देखिए मैं तो समझता हूँ कि पार्लियामेंट में 27 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट जी जी, जिसमें वाहिद असदुद्दीन अवैसी है जिन्होंने इस मसले पर खुल के बात की है। और दूसरी बात नहीं वजह साहब, बेशक असदुद्दीन अवैसी ने खुलकर बात की है और वो उन्होंने ट्वीट भी किया है। आज अगर हिंदुस्तान में किसी ने ट्वीट किया है, एक महबूबा मुफ्ती हैं, दूसरे असदुद्दीन अवैसी हैं जिन्होंने इस वाक़े के खिलाफ ट्वीट किया है। लेकिन हमारे मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट का यह फ़र्ज़ बनता है, जिस तरह हुकूमत ने तलाक़ सलास पर जो बिल पेश किया है उसी की तरह ये लिंचिंग हो रही है, हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं, उसके खिलाफ वो बिल पेश करें और खातियों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए सख्त क़वानीन बनाने का मुतालबा करें। देखिए आपने सच कहा है कि एक 50 चंद ख़वातीन की खातिर जो तलाक़ सलासा का शिकार थी उनके लिए नया कानून बना दिया गया है। जी, सिर्फ तलाक जो है, 3 तलाक भी हो या तलाक जो है वो अलहदगी है। जी हाँ, वो किसी का मर्डर नहीं है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लिंचिंग के मामले में 50 से ज़्यादा मुसलमानों को मार दिया गया है। तो कानून तो यहाँ बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमें तो ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हम उनको खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। अरे आप तो अगर तलाक होती है तो सिर्फ सेपरेशन होता है, अलहदगी होती है, कोई मरता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हुजूमी तशद्दुद के नाम पर बीजेपी और हिंदुत्व ताकतें जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रही हैं। जी जी,
मैं तो ये कहूँगा कि खामोश अगर हुकूमत है तो फिर वो सरकारी खतरा है। और दूसरी बात, ये हुकूमत अगर खामोश है तो क्या फिर मुसलमान क्यों खामोश है? मैंने भी यही सवाल एहतजाज कर सकते हैं मुसलमान। मैंने भी ये सवाल किया कि मुसलमानों को क्या हो गया है। जी जी, देखिए जहाँ तक सियासी कायदीन का सवाल है, वो तो यानी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे उलमा क्या कर रहे हैं? हमारे नौजवान मर रहे हैं और बेखसूर मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं हमारी नौजवान लड़कियों की। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? नहीं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का की भी जिम्मेदारी है। जी हाँ, बिल्कुल। एक जमाना वो था कि हुकूमतें जो भी जमातों की हो, मुस्लिम पर्सनल के बोर्ड के जो भी मखूफ होता था उसकी तायीद करती थी या फिर उनकी बात को सुनती थी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मुस्लिम जो पर्सनल है वो खामोशी हो गया है। ऐसा लग रहा है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं है, वो खुद अपनी हरकतों से, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जहाँ पर कुछ बोलना चाहिए वहाँ पर नहीं बोल रहा है, जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए शायद वहाँ पर कुछ बोल रहा है। और दूसरी तरह नहीं वजह साहब, जिस तरह आलमी सतह पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का हाल है उसकी कोई नहीं सुनता, इस तरह ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई नहीं सुन रहा है। नहीं, उसकी वजह यह है कि खुद अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इत्तेफाक राय होता किसी बात पे तो तमाम लोग उसकी बात कबूल करते हैं। आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिंदुस्तान के मुसलमानों में काफ़ी अहमियत है और होनी भी चाहिए। जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला होता है मुसलमान उसको कबूल करते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खामोशी माने खैज़ है। तो क्या आप कब उठेंगे ये उलमा? क्या उनके घरों पर लिंचिंग होगी तब उठेंगे? क्या उनकी औलाद इस तरह शहीद होगी तब उठेंगे? बात तो यही बातें होती है कि अगर आप अब नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? जी हाँ, देखेंगे कि अब हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जी हाँ, मरकज़ में जो हुकूमत बैठी हुई है वो हमारे मुसलमानों के खिलाफ फैसले करने पे तुली हुई है। जी हाँ। तो ऐसे में अगर मुसलमानों का जो खोया हुआ जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एतमाद पाया जाता है, अगर उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम जमातें या मुस्लिम क़ायदीन अगर उसको सहारा देने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कौन सामने आएगा? और दूसरी बात, जहाँ तक तबरेज़ अंसारी का सवाल है, ये एक नौजवान, एक गरीब नौजवान जो मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी को पाल रहा था, अपने दिगर जो अरकान ख़ानदान है उनके लिए रोटी रोज़ी का इंतज़ाम कर रहा था, उसे शहीद कर दिया जाता है। तो एक शख्स का कत्ल मैं समझता हूँ कि उस पूरे ख़ानदान का कत्ल है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि दहली के वाक़े में जब 3 पुलिस वालों को मुअत्तल किया जाता है तो फिर ऐसे वाक़यात में कितने पुलिस को मुलाजिमिन को सस्पेंड किया गया है। मरकज़ी हुकूमतें और जिन जिन रियासतों में ये वाक़यात पेश आए हैं उन रियासतों की हुकूमत पर जिम्मेदारी है कि वो वाइट पेपर जारी करें। नहीं, एक बात तो ये है कि ये तबरेज़ का जो वाक़या है वहाँ पर दिखाने के लिए मैं समझता हूँ कि 2 पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है और 5 मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये भी बता दूँ कि झारखंड में ये कोई नया वाक़या नहीं है कि मॉब लिंचिंग का या हुजूमी तशद्दुद में मुस्लिम नौजवानों की शहादत का। इससे पहले भी कई वाक़यात पेश आए थे। और आपको ये भी बता दूं कि इम्तियाज़ अंसारी, सिर्फ उसकी उम्र थी 12 साल का लड़का, और मजलूम अंसारी वो नौजवान यानी 26 से मैं समझता हूं कि 30 साल या 34 साल उसकी उम्र थी, अपने भैंस लेकर वो मेले में जा रहा था फ़रोख्त करने के लिए। उसे दरिंदों ने, वहशियों ने, जो गौ रक्षक है उन लोगों ने पकड़ते हुए बहुत मारपीट की और फिर दरख्त से लटका कर फांसी दे दी, जिंदा फांसी दे दी गई इन दोनों को। जी, आज भी जो उसकी माँ है नजमा बीबी रोती है, खुद हमें फ़ोन करती है वो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस अब तक 50 से ज़्यादा मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया है, इनमें कितने लोगों को सज़ा दी गई है, सवाल ये पैदा होता है। और दूसरी बात नहीं वजह साहब, जहाँ तक पुलिस की बात आपने कही है और बहुत अच्छी बात कही है, इसके लिए हुकूमत को, रियासती चीफ मिनिस्टर को और मुकामी रुकन पार्लियामेंट को, मुकामी MLA को और मुकामी जो पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर होता है, इंस्पेक्टर होता है, उसे जिम्मेदार बनाना चाहिए। और इस तरह के वाक़यात के लिए उनके जो खर्च होते हैं, यानी जो उनके तनख्वाहें होती है, उससे मिनहा करना चाहिए, डिडक्ट करते हुए इन मजलूम लोगों को वो रकम अता करनी चाहिए। जी हाँ, देखिए अभी भी पार्लियामेंट चल रहा है। जी जी, 27 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट है, वो अपनी अपनी जमातों से बात करें हाँ। और इस मसले को पार्लियामेंट में उठाते हुए वज़ीर आज़म और सारे हिंदुस्तान की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करें। मैं तो समझता हूँ वज़ीर आज़म को तवज्जो दिलाने या करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें शर्म दिलाने की ज़रूरत है कि इस तरह एक हमारा मुल्क है, जन्नत निशा हिंदुस्तान, उसको इस तरह तबाह करते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 27 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट मुल्क के अगर एहतजाज भी करते हैं तो वज़ीर आज़म पर कुछ असर होने वाला नहीं है। नहीं हो सकता है अगर पार्लियामेंट रोक का इजलास कार्रवाई रोक दी जाए। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने एहतजाज को दर्ज कराएं और मुस्लिम क़ायदीन, मुस्लिम रहनुमाएँ, उनसे भी अपील है कि वो भी अपने मकामात पर इस तरह के वाक़यात की कम से कम प्रोटेस्ट करें,
पूरा मन प्रोटेस्ट करके एहतजाज करें। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपकी कोई बात में कोई आपके बारे में कोई सोचने वाला होगा। और दूसरी बात, जहाँ तक असदुद्दीन अवैसी का ट्वीट जो आया है उसमें उन्होंने कहा है कि एक ऐसा पैटर्न बना दिया गया है, हुजूमी तशद्दुद में मुस्लिम नौजवानों को शहीद कर दिया जाता है, फिर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाया जाता है या फिर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। तबरेज़ अंसारी को भी कत्ल किया गया है चोरी के इल्ज़ाम में, उसी तरह इससे पहले भी जो कत्ल हुए हैं वो चोरी के इल्ज़ाम में किए गए हैं, तो एक इवन बच्चों की चोरी के इल्ज़ाम में किए गए हैं। देखो, एक मनसूबाबंद साजिश के तहत एक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक छोटे से छोटे इशू पे जब मरकज़ी हुकूमत रद्दमल का इजहार करती है तो इतने बड़े वाक़यात हो रहे हैं, क्यों मरकज़ी हुकूमत खामोश है, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, अगर हमारे हिंदुस्तान की आबादी की देखेंगे तो 1.30 यानी 1.3 अरब हमारी आबादी पहुंच चुकी है। उसके बावजूद भी, और 80 करोड़ से ज़ायद हिंदू हैं हमारे, लेकिन उसके बावजूद भी ये खौफ किस तरह पाया जाता है 20 करोड़ मुसलमानों से, ये समझने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप ज़बरदस्ती किसी को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, या किसी को जय हनुमान का नारा लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते आप। देखिए रियाज भाई, ये हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है। जी हाँ। दस्तूर ने तमाम मज़ाहब के लोगों को अपने अपने मज़हब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी दी है, उसकी तबलीग करने की आज़ादी दी है। लेकिन किसी ने कभी मुसलमान ने किसी हिंदू को पकड़ के अल्लाह अकबर कहो बोल के नहीं कहेगा। नारे तकबीर कहा, नारा लगाने के लिए कभी नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। फिर क्या वजह है कि हिंदुओं की जानिब से जो फ़िरका परस्त, मुट्ठी भर फ़िरका परस्त तंजीमें हैं, वो मुसलमानों को निशाना बनाती हैं, जय श्री राम का नाम नारा लगाने पर मजबूर करती है, जय हनुमान का ना जाने कुछ और इस तरह के नारे लगाने के लिए मजबूर करती है। क्या ये ज़रूरी है कि मुसलमान हिंदुस्तान में रहे तो वो जय श्री राम या जय भारत माता की जय हनुमान ये कहें? भाई, हमने दस्तूर ने हमें जो इख्तियार दिए हैं हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने मुसलमानों ने कभी, अगर किसी एक छोटे से कहीं मुकाम पर अगर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर हिंदुओं की आबादी कम है, वहाँ पर जाकर किसी हिंदू को पकड़कर ये नहीं कहा कि नारे तकबीर कहो। बिल्कुल सही हमने बात कभी नहीं कहा। बिल्कुल सही बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको हम बात करते हैं इसी मसले पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे तबरेज़ अंसारी की शहादत की बात कर रहे थे, झारखंड में जिसे हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए शहीद कर दिया गया है। अगर मैं समझता हूँ नहीं वजह साहब, अगर पुलिस को इसका लिए जवाबदेह बनाया जाए तो इस तरह के वाक़यात रुक सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस चाहती है तो गड़बड़ हो सकती है, अगर पुलिस नहीं चाहती तो गड़बड़ नहीं हो सकती। ये पुलिस का फरीज़ा है कि इस तरह के वाक़यात रोकने के लिए मुमकिन इक़दाम करे, और जो मुतल्लिक़ा पुलिस अहदेदार हैं उनकी तनख्वाहों से इन मुतासिरा जो ख़ानदान हैं उन्हें पैसे अता करें और एक्स ग्रेशिया उन्हें अता करें, मुआवजा अदा किया जाए। और अगर हुकूमत ये कानून बनाती है कि हुजूमी तशद्दुद में जो शहीद होते हैं उन्हें 3 से 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो मुझे यकीन है और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में फिर दोबारा इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई तो इक़दाम होना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए। अगर हुकूमत का उनकी जानिब से अगर खामोशी अख्तियार की जाती है तो आज 5 साल के दौरान 50 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया है। अगर और मजीद इस तरह खामोशी अख्तियार की गई तो मैं समझता हूँ कि न जाने और कितने मुसलमानों को अपनी जान की कुर्बानियाँ देना पड़ेगी। बहुत सही बात कही है। और जहाँ तक हमारे मुस्लिम, जैसा कि आपने खुद कहा है कि मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट है वो अहम रोल अदा कर सकते हैं, तो इनका मैं समझता हूँ कि अगर आप ट्वीट करते हैं तो ट्वीट करना कोई बड़ी बुरी बात तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वो आपके ट्वीट को सारे लोग देखते भी हैं, लेकिन ट्वीट से ज़्यादा अहम यह है कि सिर्फ हम ट्वीट पर इक्तफा ना करें बल्कि पार्लियामेंट की कार्रवाई रोक दें। बिल्कुल, क्योंकि ट्वीट तो आम लोग करते हैं। जी हाँ, आप तो पार्लियामेंट के रुकन हैं। हाँ जी हाँ, आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आप पार्लियामेंट का आप लोग आपस में बात करें, पार्लियामेंट का इजलास को रोकने की कोशिश करें। ट्वीट से ज्यादा पार्लियामेंट में बोलिए आप। जी हाँ, और इस मसले पर बोलिए। जी हाँ, ताकि इस तरह के वाक़यात ना होने पाएँ। जी हाँ, सही। और दूसरी बात नहीं वजह साहब, पार्लियामेंट में खिताब करते हुए जो कांग्रेस के लीडर है अधीर रंजन चौधरी,
उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मोदी हुकूमत के जो लीडर हैं वो बिल्कुल ऐसे मुजरमाना खामोशी इख्तियार करते हैं, जबकि आधा हिंदुस्तान जो है क़हत साली का और खुश्क साली का शिकार है। जी हाँ, और बिहार जैसे रियासत में 150 से ज़ायद बच्चे, मासूम बच्चे जापानी बुखार या दिमागी बुखार से मुतासिर होकर फौत हो चुके हैं। जी हाँ, और हमें गुर्बत का ये सामना है, हमें बीमारियों का सामना है। हम इसका मुकाबला करने की बजाय लिंचिंग के जरिए और हुजूमी तशद्दुद के जरिए अक़लियतों को निशाना बना रहे हैं और मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं। बिल्कुल सच कहा। होना तो ये चाहिए कि हर पार्टी को इस तरह की बात करनी चाहिए, जी जी तभी जाके कोई कानून बन सकता है, उसके बगैर कोई कानून वगैरह नहीं बनेगा। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आगे चलते हैं और ये खबर है रेप्स के मुतालिक जो खबर है और इसमत रेज़ी जो के वाक़यात जो हो रहे हैं, ख़ासतौर पर हमारी रियासत तेलंगाना में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। यहाँ तक कि 9 माह की बच्ची को भी नहीं बख्शा जा रहा है और कमसिन बच्चों को इस तरह दरिंदे अपनी हौस का निशाना बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह जिस तरह फ़िरका परस्त दरिंदे और वहशी मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मुझे साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बीजेपी कायदीन इस तरह के मसाइल उछल रहे हैं, मिसाल के तौर पर गोशामेल का जो रुकन असम्बली है वो कहता है और केसीआर को ये यानी मशवरा देता है कि आप उसी तरह इन रेपिस्ट का इनकाउंटर कर दीजिए जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत इनकाउंटर करती है, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि पहले राजा सिंह को ये सोचना चाहिए कि बीजेपी के अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट पर रेप केसेस, जी हाँ, क्या पहले उनका इनकाउंटर कर दिया जाए, जी जी, फिर बाद में दूसरों पर अगर हम ये इम्प्लीमेंट होता है तो मैं समझता हूँ कि राजा सिंह जो है पहली मरतबा सच कह रहे हैं, हाँ, अच्छी बात कह रहे हैं। जी। होना तो ये चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को मशवरा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से सबक हासिल करने का मशवरा दिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली जिनके पर रेप केसेस है उनका इनकाउंटर कराया है? जी जी, नहीं कराया है। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के रुकन असम्बली को सबसे पहले ये डिमांड करना चाहिए। आपने जो डिमांड की है पहली मरतबा, अच्छा डिमांड है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इम्प्लीमेंट क्या बीजेपी के अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट पर नहीं होनी चाहिए जिनके पर रेप के केसेस है और जेल में है? चंद दिन कबल वो रुकने पार्लियामेंट थे, साक्षी महाराज ने जाके जेल में रेपिस्ट एमएलए से मुलाकात की थी और इत्तेफाक से साक्षी महाराज पर भी 2 केसेस हैं रेप के। राजा सिंह को चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ इनकाउंटर करने का मुतालबा नहीं करते, लेकिन चलो ठीक है, पहली मरतबा राजा सिंह ने एक अच्छी बात कही है कि रेपिस्टों को इनकाउंटर कर दिया जाए, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का और जो योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से हवाला दिया है, मैं तो समझता हूँ कि उन्हें पहले उस पर अमल करना चाहिए, उसके बाद फिर केसीआर को उसके ऊपर मशवरा करने की हिदायत देनी चाहिए। और अगर ये बात भी सच है कि तेलंगाना में ख़वातीन के साथ जो रेप केसेस हो रहे हैं, जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, मैं समझता हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश के बाद शायद तेलंगाना का नंबर आएगा। क्योंकि हाल ही दिनों में हमने देखा है कि 4 दिन कबल हनम कुंडे में एक 9 माह बच्ची का रेप और कत्ल किया गया। उसके दूसरे दिन रमनतापुर में एक 9 साल बच्ची का रेप किया गया। उसके तीसरे ही दिन, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बाप ने मुक़द्दस रिश्ते को पामाल करते हुए अपनी ही छोटी कमसिन बच्ची का रेप किया है। तो इस तरह के वाक़यात मैं समझता हूँ कि तेलंगाना में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर सख्त इक़दाम नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश जराइम के लिए बदनाम है, उसी तरह शायद तेलंगाना भी वो उसी डगर पे जाएगा। और जैसा कि गोशामेल के एमएलए का जो बयान आया है उससे अंदाज़ा लग सकता है कि वो रेपिस्ट को इस तरह की सज़ाएं यानी इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस्लामी सज़ाओं पर अमल किया जाए, रेपिस्ट को जो सज़ाएं होती हैं, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में इस तरह के वाक़यात करने वाले उस बारे में सोच भी नहीं सकेंगे। देखिए रियाज भाई, हमारे जो, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इवन शिवसेना वालों ने भी ये बात कही है। देखिए हमारे जो बीजेपी के कायदीन हैं, जो मरकज़ी वज़रा है, जो अरकान पार्लियामेंट है, वो जब मस्जिद को तोड़ना होता है या निज़ाम करना होता है तो उसकी ये बात करते हैं कि भाई सऊदी अरब में भी मस्जिद हटाई जा रही है, जब सऊदी अरब में रेप करने पर क्या सज़ा दी जा रही है उस पर अमल करो बोल के नहीं बोलते। जी हाँ, ये बहुत या तो फिर ये नहीं बोल के चोरी करने वाला का हाथ काट दो बोल के नहीं बोलते। लेकिन जब मस्जिद का मामला आता है तो सिर्फ
सऊदी अरब की मिसाल दी जाती है। जी जी। जबकि यहाँ पर दूसरे जब मसाइल जब आते हैं तो वहाँ पर सऊदी अरब का नाम नहीं लिया जाता। और दूसरी बात नहीं वजह साहब, जहाँ तक रेप का ताल्लुक है, रेप एक तरह नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में, रेप दो तरह के हो रहे हैं। एक तो लड़कियों, खवातीन और जो बच्चे औरतें हैं उनके साथ रेप किया जा रहा है, और दूसरे जो फिरका परस्त दरिंदे और वहशी हैं वो हिंदुस्तान के दस्तूर के साथ, हिंदुस्तान की जमहूरियत के साथ और मुसलमानों पर हमले करते हुए इंसानियत के साथ रेप कर रहे हैं। बिल्कुल सच फिरका वराना हम आहंगी का रेप कर रहे हैं ये लोग। देखिए, अब हमको इसका सबूत आपसे, आपके जी हाँ। जज्बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, जी जी। क्योंकि गुज़िश्ता 5 साल में जो क्राइम रेट बढ़ा है, जी हाँ, बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो क्राइम रेट बढ़ा जी है, हाँ। इसका आप रिकॉर्ड देखते हुए अंदाज़ा कर ले सकते हैं। आपने जो बात कही है बिल्कुल उससे मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता और हूँ। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुमलिकत वजीर दाखिला जो हैं किशन रेड्डी, जो सिकंदराबाद की पार्लिमानी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने रानी अवंतीबाई जुमेरात बाजार का जो वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मुजस्सिमा नस्ब कर दिया गया है बल्दिया की इजाज़त के बगैर, पुलिस की इजाज़त के बगैर और मुतल्लिका हुक्काम की इजाज़त के बगैर, उस सिलसिले में जब राजा सिंह को पुलिस ने मारपीट की कहा जा रहा है, ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, तो उस बारे में वो पुलिस को हिदायत देते हैं कि उस वाक़े की फ़ौरन तफसीलात और रिपोर्ट रवाना करें, जबकि उन्हें ख्याल नहीं आता। और शर्म की बात है कि एक नौजवान को शहीद कर दिया जाता है, उस बारे में ये नहीं कहते, पुलिस को हिदायत नहीं देते कि वहाँ की रिपोर्ट पेश कीजिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जी जी। पुलिस ने बाद में जिस तरह से बीजेपी ने इसके सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश जी की हाँ। थी, लेकिन पुलिस ने उसको उल्टा कर दिया है। जी हाँ। पुलिस ने राजा सिंह की वीडियो जारी कर दी है, जो खुद ही वो अपने आप सर पे पत्थर से, जी जी। अपने हाथ से पत्थर पे सर पर मार रहे थे। जी लेकिन जी। बाद में जिस तरह से आपने कहा है कि जिस तरह एक मरकजी ममलिकती वजीर को सिर्फ एक छोटे से हलके पर, जी हाँ। जहाँ पर सिर्फ लाठीचार्ज हुई है, जी हाँ। उसकी पुलिस के आलादारों से तफसीली रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, जबकि लिंचिंग का वाक़या है, जो तब्रेज़ का वाक़या है, जी उस जी। पर अगर वो रिपोर्ट पूछते तो समझा जाता था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। जी हाँ। लेकिन उस पर तो कोई रिपोर्ट नहीं तलब की गई। जी हाँ। लेकिन जब देखते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के रुकन असम्बली के साथ ज़्यादती होती है तो उसकी रिपोर्ट तलब की जा रही है। जी जी। अब तो ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की ये जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान को इस तरह के वहशियों से, दरिंदों से बचाएं, वरना हिंदुस्तान का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। अगर हमारे में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क रहेगा? अगर किशन रेड्डी की जानिब से 9 माही बच्ची के रेप का अगर तफसीली रिपोर्ट तलब की जाती, या फिर दूसरे ख़वातीन के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके बारे में रिपोर्ट तलब की जाती, जो ख़वातीन गुमशुदा हो रही हैं उनके बारे में अगर रिपोर्ट पेश तलब की जाती, तो मैं समझ जाता था कि किशन रेड्डी को तेलंगाना के लॉ एंड ऑर्डर की फिक्र है, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि सिर्फ बीजेपी के रुकन असम्बली पर हमला हुआ है, तो इस तरह के इल्ज़ाम है कि इस तरह की रिपोर्ट तलब की जा रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मरकज़ी हुकूमत है वो आवाम के लिए नहीं है, बल्कि बीजेपी और उनके अरकान के लिए इस तरह की हुकूमत है, इस तरह का सबूत पेश किया जा रहा है। बहरहाल सबका साथ, सबका विकास का जो नारा लगा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म, और सबका विश्वास का जो नारा लगा रहे हैं, बराए मेहरबानी खुदारा बात कीजिए, मुंह खोलिए, कुछ बोलिए, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलिए और जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ बोलिए, हिंदुस्तान को बचाइए। क्योंकि आज हिंदुस्तान के जिस ओहदे पर आप फायज़ हैं, आपको लोग उम्मीद की नज़रों से देखते हैं। किसी एक ज़ात, किसी एक मज़हब के वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिश मत करें, बल्कि सारे हिंदुस्तानियों के वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिश करें, और आप सारे हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। ये अवाम मैसेज दे रही है वज़ीर-ए-आज़म को, मैं नहीं दे रहा हूँ। देखिए रियाज भाई, आपने राजा सिंह का नाम लिया है जी। एक 8-10 दिन पहले अपने हैदराबाद में एक वाक़या पेश आया था जी। जहाँ पर किसी हिंदू मुस्लिम का 2 लड़कों की कुछ लड़ाई हो गई थी। एक हिंदू का लड़के का 2-3 दिन के बाद इंतकाल हुआ था। जी जी। तब राजा सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया था। जी जी। और ये एक ट्विटर पे एक मैसेज भी दिया था कि ये हिंदू लिंचिंग। जी जी। आप ख्याल के देख लीजिए, जब आप ये कहते हैं कि किसी एक झगड़े में मर जाता है तो उसको हिंदू लिंचिंग कहते हैं, लेकिन जब तबरेज़ का जब मामला आता है तब खामोशी इख्तियार करते हैं। ये मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासतदान सिर्फ और सिर्फ इनका काम यही है कि वो मुसलमानों को बदनाम करें, मुसलमानों के ख़िलाफ़ अफवाहें फैलाएं, इस तरह का माहौल तैयार करते हुए हिंदुस्तान की जो हिंदू मुस्लिम मोहब्बत है, हिंदुओं और मुसलमानों में जो मोहब्बत है, जो रवादारी है, आपस से मेल मिलाप है, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जबकि आपको हुकूमत दी गई है कि आप इख्तियार करो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसकी कोशिश करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तबके की विश्वास,
एतमाद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ इक़्तिदार के लिए किया जा रहा है, लेकिन इक़्तिदार उतना अजीज़ नहीं है जो जितना मुल्क अजीज़ होता है। जी हाँ, बिल्कुल सच और मैं कहा समझता हूँ कि हकीकी हिंदुस्तानी और सच्चा हिंदुस्तानी वही होता है, सच्चा कौम परस्त वो होता है जो अपने मुल्क को अजीज़ रखता है, अपने मफादात को अजीज़ नहीं रखता, अपनी सियासत को अजीज़ नहीं रखता। ये असल चीज़ है। बिल्कुल आपने जी सच जी। कहा है। और दूसरी बात नहीं बता, तो एक सवाल आपसे ये है कि तेलंगाना की तरफ हम चलते हैं यहाँ और आंध्र प्रदेश की तरफ हम चलते हैं। ये दो तेलुगु रियासतें हैं जहाँ पर बीजेपी चाहती है कि अपने पर फैलाएं, और ऐसा लगता है कि इन दोनों रियासतों में ऑपरेशन कमल शुरू हो चुका है और उस पर अमलावरी भी हो रही है। तो आप क्या कहते हैं? नहीं, किसी भी जमात को किसी भी रियासत में अपना पैर फैलाने की पूरी मुकम्मल आज़ादी है। जी जी। लेकिन होना ये चाहिए कि अपने इस्तेकाम के लिए जो समाज मजबूत है, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है, इसको हरगिज़ नुकसान ना पहुँचाएँ, बल्कि अपनी कारकर्दगी, अपने तरक्याती कामें, अपने मशहूर फलाह स्कीमात के ज़रिए आवाम का दिल जीतने की कोशिश करें। जी देखिए, मिसाल के तौर पर अगर आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो आप देखेंगे कि राज्यसभा की तरफ हम चलते हैं। राज्यसभा में जो मजमूई तादाद होती है अरकान की 245, जिसमें एनडीए को 102 अरकान की तायद हासिल थी। लेकिन हाल ही में बीजेपी के तेलुगु देशम के 4 अरकान राज्यसभा ने इन्हाफ करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस तरह बीजेपी के और बशमूल इंडिया के अरकान राज्यसभा की तादाद 102 से बढ़कर 106 हो गई है। लेकिन अब ये इत्तलात आ रही हैं कि वो आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के कम अज़ कम 12 अरकान असम्बली बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा लालच दिया गया है और ऐसा लगता है कि भेड़ बकरियों की तरह उन्हें खरीदने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, आपने ऑपरेशन कमल का जिक्र किया जी है, हाँ। बिल्कुल सच कहा आपने। जी इसकी जिम्मेदारी दी गई है राम माधव को। जी जी। राम माधव आंध्रा और तेलंगाना के मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से रब्त पैदा कर रहे हैं जी जी। और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि तेलंगाना में कांग्रेस के 12 अरकान असम्बली को टीआरएस में जम करते दिया हुए गया। जी जी। उसी जो को ये तासुर दिया गया कि ये इन्हराफ नहीं है बल्कि टूट-फट में जा रही चीज़ से ये फैसला किया गया है। अब आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के 6 अरकान राज्यसभा थे, जिनमें से 4 को शामिल कर लिया गया है। उसको इन्हराफ नहीं करार दिया जा रहा है बल्कि उसको इंतजाम करार दिया जा रहा है। अच्छा, इंतजाम। उसी तरह साथ ही साथ तेलुगु देशम के 23 अरकान असम्बली मुंतखब हुए हैं, उनमें से 12 अरकान असम्बली को बीजेपी की तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। और ये इस कोशिश में राम माधव की कोशिश में जो टीआरएस के 4 अरकान तेलुगु देशम के जो 4 अरकान राज्यसभा बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी पूरी मदद हासिल हो रही है। और वो भी इस कोशिश में बीजेपी में शामिल कराने के लिए अरकान असम्बली को अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि तेलंगाना में भी रेड्डी और वेलमा के दरमियान एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी रेड्डी जो तबका है, बाअसर तबका होता है, उसे अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रही है। हो सकता है कि रेड्डी तबका अगर बीजेपी की तरफ राग़िब हो जाए तो तेलंगाना की जो सियासत है उसमें कई तब्दीलियां रोनुमा हो सकती है। बहरहाल नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं तबसरे के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल ख़त्म करते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी नईम वजात को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।